हमारे मोहल्ले में एक घर काफी अरसे से खाली पड़ा था। फिर एक शादीशुदा जोड़ा आया जिनका एक 2 साल का बेटा भी था। इन्हें वो घर पसंद आ गया और वो वहां रहने लगे। लेकिन हैरत की बात ये थी कि वो कपल अजीब सा था। औरत का शोहर ज्यादातर घर से बाहर रहता था और घर से हर वक्त बच्चे के रोने की आवाजें और औरत की चीखने की आवाजें आती रहती थी। फिर एक दिन मोहल्ले की बुजुर्ग औरतें इस औरत के घर गईं और इस औरत को देखकर हैरान रह गई और मोहल्ले की बुजुर्ग औरतें उल्टे पैर वापस घर आ गई क्योंकि वो औरत तो हमारे मोहल्ले में एक मकान काफी अरसे से खाली पड़ा हुआ था। जो भी किराए पर लेने के लिए आता तो मकान देखकर दोबारा ना आता। इसकी वजह ये थी कि वो मकान 2 कमरों पर मुश्तमिल था। छोटा सा सहन था कि किचन भी छोटा सा था और बाथरूम एक कमरे के साथ था। मकान में सिर्फ छोटी सी एक फैमिली रह सकती थी। फिर मालिक मकान किराया भी बहुत ज्यादा मांगता था। लेकिन एक दिन इस मकान की किस्मत जाग उठी और वो किराए पर चढ़ गया। जिसने वो मकान किराए पर लिया था वो खुद तो किसी दूसरे शहर में होता था, जबकि इस मकान में इसकी बीवी एक 2 साल बच्चे के साथ रह रही थी। इस औरत को मकान में शिफ्ट हुए 1 हफ्ता होने को था, लेकिन वो अपने घर से बाहर नहीं निकली थी और ना ही मोहल्ले की किसी औरत ने इस औरत को और इस बच्चे की शक्ल देखी थी। सुना था कि इस औरत का शौहर हफ्ते में एक दिन घर आता था। 1 हफ्ते के लिए अशियाए जरूरी खरीद कर दे जाता था। यही वजह थी कि मोहल्ले के किसी फर्द ने इस आदमी की बीवी को घर से बाहर निकलते नहीं देखा था। वो मकान हमारे घर की लाइन में तीसरे नंबर पर था। मैं जब भी घर के सामने से गुजरता तो मुझे हर वक्त बच्चे के रोने की आवाजें सुनाई देती। साथ ही इस औरत के चीखने चिल्लाने की भी आवाजें सुनाई देती थी। औरत चीख चीख कर इस बच्चे को चुप करवाने की कोशिश करती रहती थी, लेकिन बच्चा चुप होने की बजाय मुसलसल रोता रहता था। फिर जब बच्चा रो रो कर थक जाता तो खुद ही चुप हो जाता था। मेरा नाम फहीम है और मेरी सीमेंट बेचने की दुकान है। मेरी शादी हो चुकी है और एक 3 साल बच्चा भी है। मेरे अब्बू तो फोत हो चुके हैं, जबकि अम्मी हयात हैं। एक बड़ी बहन थी, इसकी भी शादी हो चुकी है। मैंने एफए तक तालीम हासिल की हुई है। अब्बू एक फैक्ट्री में मुलाजमत करते थे। वो दिल के मरीज थे और एक रात सोए तो सुबह ना उठ सके। अब वो मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन गुर्बत की वजह से मैं डॉक्टर ना बन सका। मैंने तालीम को खैर आबाद कह दिया। सीमेंट बेचने की एक छोटी सी दुकान खोली। अल्लाह ने बरकत डाली और एक दिन मैंने बड़ी दुकान कर ली थी। कुछ अरसे के बाद अम्मी ने मेरी शादी अपनी भांजी नफीसा से करवा दी। नफीसा खूबसूरत होने के साथ साथ दिल की भी बहुत खूबसूरत थी। हम सबका अच्छे से ख्याल रखती थी। अम्मी भी इससे बहुत खुश थी। मैं भी खुश था कि मुझे बहुत अच्छी बीवी मिली थी। परवेज साहब का मकान तो किराए पर चढ़ गया था, लेकिन हर वक्त बच्चे के रोने की आवाज ने मोहल्ले के लोगों को परेशान कर कर रखा हुआ था। सब लोगों की जुबान पर यही था कि आखिर बच्चा सारा सारा दिन क्यों रोता रहता है, और माँ थी, वो इसे चुप करवाने की खातिर चिल्लाती रहती थी। बच्चे के रोने की आवाज और इस औरत के चिल्लाने की आवाज घर से बाहर तक सुनाई देती थी। एक दिन मोहल्ले की चंद बड़ी औरतों ने प्रोग्राम बनाया कि वो सब इकट्ठी होकर इस औरत के घर जाएंगे और इस औरत से बातचीत करेंगे कि आखिर क्या मसला है कि बच्चा हर वक्त रोता रहता है। औरत डांट डपट करती रहती है। कभी कभी तो रात के वक्त भी बच्चे के बेतहाशा रोने की आवाजें सुनाई देती थी। वो औरत चीख चीख कर इसे चुप करवाने की कोशिश करती रहती थी। आखिरकार मोहल्ले की औरतें इस औरत के घर गई, लेकिन इस औरत ने इनसे मिलने से इनकार कर दिया और कहा कि ये हमारे घर का मसला है, आप लोगों को दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। वो औरतें मुंह लटकाकर वापस चली गई। साथ वाली पड़ोसन ने मेरी अम्मी को बताया कि नई किराएदार औरत बड़ी मगरूर है। इसका रवैया गैर मुनासिब था। जब इसका शोहर आएगा तो मेरा मियाँ इससे बात करेगा। हफ्ता पलक झपकते ही गुजर गया। इस औरत का शोहर हफ्ते की शाम को आता था और इतवार की शाम को वापस चला जाता। मोहल्ले के कुछ लोगों ने तो इस औरत के शोहर को देखा हुआ था, लेकिन मैंने अभी इसे नहीं देखा था। हैरत अंगेज बात यह थी कि जब औरत का शोहर इतवार को घर पर होता तो बच्चे के रोने की आवाज नहीं आती थी। सारा दिन खामोशी की नजर हो जाता था। यूं लगता था जैसे इस घर में कोई मौजूद ही ना हो। इस इतवार को जब मैं दुकान पर जा रहा था तो मैंने औरत के शोहर को देखा। वो जवान था, इसकी उम्र 26 साल थी। खूबसूरत और लंबे कद का नौजवान था। इसकी रंगत भी काफी गोरी थी
और शायद नाश्ते का सामान लेकर आ रहा था। इसका 2 साला बच्चा भी इसके साथ था। मैंने रुककर इससे सलाम दुआ की और बताया कि मैं इनका पड़ोसी हूँ। बातचीत करने के दौरान मेरी नजर इस बच्चे पर पड़ी तो मैं अंदर ही अंदर चौंक पड़ा। काफी खूबसूरत और गोल मटोल था। इसकी रंगत भी बाप पर गई थी। वो बाप के साथ यूं चिपका हुआ था जैसे इसे डर हो कि कहीं वो इसे छोड़कर चला ना जाए। इस बच्चे को देखकर मेरे चौंकने की वजह ये थी कि मुझे ऐसा लगा था जैसे मैंने इस बच्चे को पहले भी कहीं देखा है। ये मेरा वहम था या सच, मैं चकरा कर रह गया था। इस नौजवान का नाम असद था और वो महकमा पीआईए में बहुत बड़ी पोस्ट पर था। जो अब दूसरे शहर में थी। इससे मिलने के बाद मैं इसी सोच में डूबा दुकान पर चला गया कि मैंने इस बच्चे को कब और कहाँ देखा है। बहुत सोचने के बावजूद जब मुझे याद ना आया तो मैंने जहन को झटका और आने वाले ग्राहक को डील करने लगा। और शाम जब मैं घर पहुंचा तो अब्बू की जुबानी पता चला कि मोहल्ले के चंद बुजुर्गों ने मिलकर इस औरत के शोहर असद से मुलाकात की थी और इसे बताया था कि इसका बेटा हर वक्त रोता रहता है और इसकी माँ इस पर चिल्लाती रहती है। दोनों की आवाजें मोहल्ले में गूंजती रहती हैं और लोग डिस्टर्ब होते हैं। असद ने माजरत भी की और वादा भी किया कि वो अपनी बीवी को समझाएगा कि वो बच्चे पर चीखा ना करे। असल में बच्चा इससे बहुत ज्यादा अटैच है, इसलिए इसकी गैर मौजूदगी में इसे याद करके रोता रहता है। असद की बात किसी के भी पल्ले नहीं पड़ी थी। बच्चा बाप के साथ खामोश और चुप रहता था, लेकिन जब वो चला जाता था तो वो रोना शुरू कर देता था और माँ से चुप करवाने के बावजूद चुप नहीं होता था। मोहल्ले के लोगों ने चहमगोइयां शुरू कर दी कि दाल में कुछ काला है, वरना बच्चा माँ को देखकर क्यों रोता है। वो माँ है, कोई चुड़ैल तो नहीं जिसकी शक्ल देखकर बच्चा रोता रहे। मैं भी जब जब बच्चे को देखता तो सोच मेरे दिमाग पर हावी हो जाती और मैं सोचने लगता कि मैंने इस बच्चे को कहाँ देखा है। मैंने इस बात का जिक्र नफीसा से भी किया, जिसने मेरा वहम करार दिया कि दुनिया में ऐसे कई बच्चे मौजूद हैं जिनकी शक्लें आपस में मिल जाती हैं। आपने यकीनन ऐसे किसी बच्चे को देखा होगा। शक्ल असद के बच्चे से मिलती होगी और इस बच्चे को देखकर आपको यही लगा कि शायद ये वही बच्चा है जिसे मैंने पहले कहीं देखा था। नफीसा की बात भी दुरुस्त थी। शायद ऐसा ही होगा कि मैंने असद के बच्चे के हम शक्ल बच्चे को कहीं देखा होगा और इसलिए चकरा कर रह गया था। वक्त गुजरता रहा, लेकिन बच्चे के रोने और औरत के चीखने चिल्लाने की आवाजें बदस्तूर सुनाई देती रहती थी। एक बार फिर मोहल्ले की औरतों ने मिलकर इस औरत से बात करने की कोशिश की। इनमें नफीसा भी शामिल थी, लेकिन औरत ने दरवाजा खोलना तो एक तरफ जवाब तक ना दिया। उल्टा इसने बच्चे को सुनाना शुरू कर दिया कि तुम्हारी वजह से मुझे लोग सवाल कर रहे हैं। नफीसा जब घर आई तो बहुत अफसोस कर रही थी। ऐसी जालिम औरत मैंने जिंदगी में पहली बार देखी है। बच्चे को प्यार से चुप करवाने की बजाय डांटती रहती है और बच्चा सहम जाता है। वो चुप नहीं होता, रोता रहता है। जैसे ही इतवार आया तो मोहल्ले के लोग फिर असद से मिले और इसे सारी सूरत हाल से आगाह किया। बेचारा असद शर्मिंदा था, इससे तो जवाब भी नहीं दिया जा रहा था। सिर्फ इतना कहा कि मैं माजरत चाहता हूँ, मैं अपनी बीवी को समझाने की कोशिश करूंगा। दरअसल वो गुस्से की बहुत तेज है, इसलिए बच्चे पर गुस्सा करती रहती है। शायद इसने अपनी बीवी को समझाने की कोशिश भी की होगी, लेकिन इसके समझाने का इस पर कोई असर नहीं हुआ था। इतवार की शाम को इसके जाते ही वही रूटीन शुरू हो जाती। सारा सारा दिन बच्चे के रोने और औरत के चीखने चिल्लाने की आवाजें गूंजती रहती। अब तो मोहल्ले वालों ने इस औरत को इसके हाल पर छोड़ दिया था। कोई तवज्जो नहीं देता था। जो भी इसके घर के सामने से गुजरता तो कानों को बंद करके जाता था। 2 दिन ही गुजरे थे कि असद दोबारा घर आ गया। वो जितने दिन घर में रहा तो मोहल्ले में सुकून आ गया था। बच्चे के रोने और औरत के चीखने की आवाजें बंद हो गई थी। शायद वो छुट्टियों पर घर आया था। 2 दिन से इसे देख रहा था। इत्तफाकन मैं दुकान पर जा रहा था तो वो नाश्ते का सामान लेकर आ रहा था। इससे सलाम दुआ भी हो जाती और चंद बातें भी। बच्चा हर वक्त इसके साथ ही होता था और मैं जब भी बच्चे को देखता उलझन का शिकार हो जाता। मेरे दिलो दिमाग में यही बात गर्दिश करने लगती कि मैंने इस बच्चे को पहले ही कहीं देखा है। ये मेरा वहम नहीं था। कुछ तो ऐसा था कि मेरी उलझन कम होने की बजाय बढ़ती जा रही थी। मेरे कई दोस्त थे। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरे कई दोस्त बन गए थे। हर दूसरे रोज हम शाम को मिलकर खूब सैर सपाटे करते, खाते पीते मौज मस्तियां करते और रात को घर चले जाते। मेरा सबसे बेहतरीन और नजदीकी दोस्त उस्मान था। हमने बचपन एक साथ गुजारा था। पहले हम एक ही मोहल्ले में रहते थे, फिर जब इसके अब्बू ने अपना मकान बना लिया तो अपने मकान में शिफ्ट हो गए।
हम वो मोहल्ला छोड़कर किसी और इलाके में शिफ्ट हो गए थे। इसका घर मेरे घर से काफी दूर था। हमने अमली जिंदगी में कदम रखा तो फिर मसरूफियत इतनी बढ़ गई कि एक दूसरे से मिलना जुलना कम हो गया। अलबत्ता कभी कभार हम दोनों एक दूसरे को फोन करके खैरियत दरियाफ्त कर लेते थे। मुझे अच्छी तरह याद है मेरी आखिरी मुलाकात इससे 1 साल पहले इसकी शादी के दिन ही हुई थी। बचपन की दोस्ती भुलाई नहीं भूलती। हमारी जब भी फोन पर बात होती तो हम दोनों ही एक दूसरे से मिलने के शिकवे ही करते रहते। अब कुछ अरसे से मुझे अपने घर आने की दावत दे रहा था, लेकिन मैं हर बार यही कहता कि जब मुझे वक्त मिला तो मैं जरूर चक्कर लगाऊंगा। यहाँ तक कि मैंने भी इसे अपने घर आने की दावत दी थी, लेकिन इसने भी मसरूफियत का बहाना बना दिया था। तालीम मुकम्मल की थी और सुई गैस ऑफिस में इसकी जॉब हो गई थी। वो भी सारा दिन मसरूफ रहता था। मैं काफी दिनों से इसके घर जाने का प्रोग्राम बना रहा था, तो ये तय हुआ कि हम इस इतवार को शाम के वक्त इसके घर जाएंगे। मैंने फोन करके इत्तला दे दी थी और वो ये सुनकर बहुत खुश हुआ था। असद 1 हफ्ते रहने के बाद दोबारा जॉब पर चला गया। ये पूरा हफ्ता मोहल्ले वालों ने सुकून से गुजारा था, लेकिन असद के जाते ही अगले दिन वही बच्चे का रोना और औरत का चीखना चिल्लाना शुरू हो गया। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ अब बच्चे के रोने में कमी आ गई थी। जाहिर सी बात है कि अगर बच्चे ने रोना धोना कम कर दिया था तो औरत के चीखने चिल्लाने की आवाजें भी कम हो गई थी। शायद बच्चा माँ से मानूस होना शुरू हो गया था, इसलिए वो कम रोता था। बहरहाल ये मोहल्ले वालों के लिए बहुत अच्छा था। इतवार को मैं दुकान से जरा जल्दी आ गया था क्योंकि मुझे बीवी और बच्चों समेत उस्मान की तरफ जाना था। मैंने अम्मी को भी साथ चलने की ऑफर की थी, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। दरअसल इनकी तबीयत खराब रहती थी। इनके जोड़ों के दर्द का मसला था, इसलिए वो ज्यादा सफर नहीं करती थी। बहरहाल मैं नफीसा और बच्चों के साथ उस्मान के घर रवाना हो गया। मेरे पास एक मोटरसाइकिल थी। हम मोटरसाइकिल पर ही बैठकर गए थे। उस्मान मुझे देखकर बहुत खुश हुआ। इसने अपनी बीवी के साथ मेरा पुरतपाक तरीके से इस्तकबाल किया था। तकरीबन 1 साल के बाद हमारी मुलाकात हुई थी। वो अपनी बीवी के साथ अकेला रहता था क्योंकि इसके वालिदैन फौत हो चुके थे। एक भाई था, इसकी भी शादी हो गई थी और वो अलहदा रहता था। एक बहन थी, वो कुछ अरसा पहले ही वफात पा गई थी। मुझे इसके बारे में इस दिन ही पता चला था और मैंने उस्मान से इजहार अफसोस भी किया और शिकवा भी कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी बहन फौत हो चुकी है। इसने कहा कि मैंने तुम्हें फोन किया था, तुम्हारा फोन मुसलसल बंद जा रहा था, तुमने घर भी बदल लिया था, इसलिए मुझे तुम्हारे घर का भी नहीं पता था। बहरहाल हम ड्राइंग रूम में बैठ गए और बातें करने लगे। इसी दौरान एक बच्चा वहां आया और उस्मान की गोद में बैठ गया। इस बच्चे को देखते ही मैं यूं उछल पड़ा जैसे मेरे सोफे में से स्प्रिंगों ने नमूदार होकर मुझे उछलने पर मजबूर कर दिया हो। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर इस बच्चे को देखने लगा। ख्वास बाख्ता हो रहा था। मुझे यूं लग रहा था जैसे मैं अभी बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ूंगा। वो बच्चा हूबहू मेरे नए पड़ोसी असद के बेटे अली का हमशक्ल था। बिल्कुल वही नैन नक्श, वैसे सर के बाल, यहाँ तक कि इसका कद भी इस बच्चे से मिलता जुलता था। उस्मान को शायद बड़ा अजीब लग रहा था। उस्मान को शायद बहुत अजीब लग रहा था मेरा यूं देखना। अरे यार, ऐसे क्या देख रहे हो? पहले तुमने कभी बच्चे नहीं देखे? मैंने इसे सर्राती हुई आवाज में पूछा। उस्मान, ये बच्चा कौन है? तुम्हारी तो 1 साल पहले शादी हुई है। इसने मेरी बात काट दी और बोला, यार ये मेरा भांजा अली है, मेरी बड़ी बहन का बेटा, जिसकी कुछ अरसा पहले ही डेथ हो गई है। अगर ये इसका भांजा है तो वो कौन है? इसने मेरी बात सुन ली थी। तभी इसने पूछा कि क्या कह रहे हो, ऊंचा बोलो। मैंने उस्मान को टाल दिया और इससे इजाजत ली कि क्या मैं इसकी तस्वीर बना सकता हूँ। उस्मान ने मुझे इजाजत दे दी और मैंने अली की तस्वीर बना ली। मैं हैरत के समुद्र में गोता खा रहा था। असद के बेटे का नाम भी अली था और उस्मान के भांजे का नाम भी अली था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरा दिमाग चकरा रहा था। उस्मान ने मुझे परेशान देखा तो इसने मुझसे पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं टाल गया। मैंने महसूस किया था कि अली बहुत खामोश मगर खुश खुश है। उस्मान को कोई काम याद आया तो वो अली को वहीं बिठाकर चला गया। मुझे इस बच्चे से बात करने का मौका मिल गया। मैंने इससे पूछा, बेटा आपके अब्बू का क्या नाम है? अली पहले झुका फिर तोतली जुबान में बोला, मेरे अब्बू का नाम असद है। इसके मुंह से असद का नाम सुनकर मेरे मुंह से ठंडी सांस खारिज हो गई, साथ ही उलझन भी बढ़ गई थी। अगर अली की माँ की डेथ हो गई थी तो फिर वो औरत कौन थी जो पाल रही थी, क्योंकि अब इत्तेफाक की गुंजाइश ही नहीं थी।
मैंने दोबारा पूछा कि बेटा आपके अब्बू और अम्मी कहाँ रहते हैं। बच्चे ने मासूमियत से मुझे देखते हुए बताया कि अब्बू ऑफिस गए हुए हैं और मेरी अम्मी को अल्लाह ने अपने पास बुला लिया है। मेरी दूसरी अम्मी बहुत गंदी हैं, मुझे डांटती रहती हैं, मुझे मारती भी हैं। मेरी सारी उलझन दूर हो गई थी। इसका मतलब ये था कि हमारी नेक किराएदार औरत असद की दूसरी बीवी थी। कुछ देर के बाद उस्मान भी आ गया और पूछा कि आप दोनों के दरमियान क्या बातें हो रही थी। मेरे बोलने से पहले ही अली ने कहा अंकल अब्बू और अम्मी के बारे में पूछ रहे थे। मैंने बताया कि मेरी अम्मी अल्लाह के पास चली गई हैं और मेरी दूसरी अम्मी बहुत गंदी हैं। उस्मान ने इसे टोका, बहुत बुरी बात बेटा, ऐसे नहीं कहते। अली उठकर अंदरूनी कमरे में चला गया और उस्मान ने ठंडी सांस ली। मैंने पूछा यार उस्मान, अली की माँ की डेथ हो गई है, क्या वो बीमार थी? उस्मान ने जवाबन जो कुछ बताया, इसे सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। उस्मान की बहन का नाम नूर था। असद और नूर की शादी पसंद की थी। असद फ्लर्टी नौजवान था। लड़कियों को बेवकूफ बनाना इसका मशगला था। वो किसी एक लड़की के साथ मुखलिस नहीं था। सोशल मीडिया पर इसकी बहुत सी लड़कियों से दोस्तियां थी। क्योंकि वो खुद भी हैंडसम और वेल एजुकेटेड था, इसलिए लड़कियां इसकी शख्सियत पर मरती थी। बहुत सी लड़कियां इसे शादी करने की ख्वाहिशमंद थी। नूर से शादी के बाद भी कई लड़कियों से फ्लर्ट करने से बाज नहीं आया था। ऐसा नहीं था कि इसे नूर से मोहब्बत नहीं थी, वो नूर को भी बहुत चाहता था, लेकिन अपनी आदत से मजबूर था। यहाँ तक कि इसका बच्चा भी पैदा हो गया। इसके बावजूद इसने लड़कियों से दोस्तियां करना तर्क ना किया। इसकी पीआईए में ऊंची पोस्ट पर जॉब थी और पैसे की रेल पेल थी। इसका बाप भी पीआईए से रिटायर्ड था। असद अपने वालिदैन की इकलौती औलाद था, इसलिए बिगड़ा हुआ था। शादी से पहले भी इसकी कई लड़कियों से दोस्ती थी। नूर असद की मामूजात कजन थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। नूर असद की फ्लर्ट करने वाली आदत से नावाकिफ थी। दोनों की मोहब्बत वक्त गुजरने के साथ साथ परवान चढ़ती रही। फिर नूर के मजबूर करने पर असद ने अपना रिश्ता भेजा। मामू ने फौरन कबूल कर लिया। शादी हो गई, लेकिन असद की आदत ना की। शादी के एक साल बाद ही नूर को पता चला कि असद दूसरी लड़कियों में दिलचस्पी लेता रहता है और इसकी कई लड़कियों से दोस्ती भी है। पहले पहल तो इसने असद को बहुत समझाया कि गैर लड़कियों से दोस्तियां रखना और इन्हें उम्मीदें लगाना अच्छी बात नहीं है। तुम एक बच्चे के बाप बन गए हो, इसलिए ऐसी हरकतों से बाज आ जाओ। असद हंसकर टाल देता और कहता कि मुझे तुम्हारे अलावा और किसी से मोहब्बत नहीं है। वो मुझ में दिलचस्पी लेती हैं, इसलिए मैं भी इनसे फ्लर्ट कर लेता हूँ। वक्त गुजरता रहा और नूर असद की इस आदत से तंग होती रही। यहाँ तक कि कभी कभी इनके दरमियान गैर लड़कियों की वजह से लड़ाई झगड़ा भी हो जाता था। इसकी लड़कियों से दोस्ती के बारे में नूर ने किसी को नहीं बताया था। वो नहीं चाहती थी कि इसके शोहर की बदनामी हो, क्योंकि वो असद से बहुत मोहब्बत करती थी और चाहती थी कि असद अपनी सारी तवज्जो इससे और अपने बच्चे अली पर दे। जब वो अकेली होती थी तो कमरे में बैठकर खूब रोती थी और सोचती थी कि आखिर वो असद को कैसे समझाए और कैसे राह रास्त पर लाए कि वो गैर लड़कियों से दोस्तियां खत्म कर दे। इसी तरह असद की सोशल मीडिया पर एक लड़की से दोस्ती हुई। वो लड़की बहुत खूबसूरत और पुरकशिश शख्सियत की मालिक थी कि असद इसकी तरफ खिंचता चला गया और बिल आखिर इसे इस लड़की से मोहब्बत हो गई। जब इस लड़की को पता चला कि असद पढ़ा लिखा पीआईए में मुलाजिम है, तो वो भी इसमें दिलचस्पी लेने लगी और इसने असद से शादी करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। असद ने इसे वाज़ेह अल्फाज में बता दिया था कि वो शादीशुदा है और एक बच्चे का बाप भी है, लेकिन लड़की ने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे सौतन बनना मंजूर है। हैरत की बात ये थी कि वो सौतन बनने पर भी तैयार हो गई थी, लेकिन इसने एक शर्त रखी थी कि शादी के बाद वो इसे अलग घर लेकर देगा। असद को भी चूंकि इस लड़की से मोहब्बत हो गई थी और इसकी इतनी सैलरी थी कि वो 2 शादियां अफोर्ड कर सकता था, चनाचे इसने नूर से छुपकर रिमशा से शादी कर ली। इन दोनों के निकाह के बारे में असद के चंद दोस्त और रिमशा के घर वालों ने शिरकत की थी। उन्होंने न जाने अपने घर वालों को कैसे राजी कर लिया था। इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। अलबत्ता इसका ताल्लुक मिडिल क्लास घराने से था। वो 4 बहनें थी और इसका दूसरा नंबर था। इसकी बड़ी बहन की शादी नहीं हुई थी। शायद यही वजह थी कि 4 बेटियों की वजह से इसके वालिदैन ने सोचा होगा कि जिसका रिश्ता मिलता है शादी कर दी जाए। बहरहाल शादी के बाद असद ने रिमशा को अलग घर किराए पर लेकर दिया कि किसी दोस्त ने नूर को इसकी शादी के बारे में बता दिया। वो बहुत दिल बर्दाश्ता हुई थी। इसने इस बात को अपने दिल से लगा लिया
इसके बायस वो बीमार होकर बिस्तर पर जा लगी। असद ने मनाने और कायल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन नूर नाराज रही। इसी हालत में ही इसकी डेथ हो गई। असद को नूर की मौत का बहुत दुख हुआ था। वो हर वक्त अफसरदा रहने लगा था। इसके लिए सबसे बड़ा मसला अली को संभालना था। इसने जब रिमशा से बात की, पहले तो वो नहीं मानी। असद ने इसे कायल कर लिया और अली को अपने साथ ले गया। इसी वजह से अली अपनी सुतीली माँ के साथ नहीं रहना चाहता था, क्योंकि रिमशा इसे हर वक्त डांटती रहती थी। मजबूर होकर असद अली को इसके मामू के पास छोड़ गया था, ताकि इसकी शख्सियत पर बुरा असर ना पड़े। असद नूर की मौत के बाद खुद को तो सुधार गया, लेकिन इसे नूर की मौत का भी बहुत अफसोस है। लेकिन अब अफसोस करने से क्या हो सकता है? जाने वाली तो चली गई, लेकिन अपनी यादें असद के दिल में छोड़ गई थी।